अच्छा सुभाष जी, आपने देखा होगा कुछ समय बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। पहले चर्चा चल रही थी कि जो ओवैसी है और मायावती है एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन मायावती ने अब इस बात को खारिज कर दिया है कि उनकी पार्टी बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ेगी। और उधर ओवैसी ने भी घोषणा कर दिया कि 100 सीट पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब सवाल ये बनता है कि क्या ये पूरा का पूरा समीकरण कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की राजनीति को बिगाड़ रहा है? बिल्कुल, इस बात को आप पूर्ण रूप से समझिए। और मैं आपको पत्रकार महोदय बताना चाहता हूं कि ओवैसी को आखिर 100 सीट पे लड़ने की हिम्मत कहां से हुई। आपको याद होगा बीते 2020 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे अक्टूबर नवंबर के महीने में। वहां पर 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी AIMIM को जीत मिली थी। और वो 5 सीट कौन थे? वो 5 सीट मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी वाले सीट थे। वहाँ पर ना कोई विकास का व्यापक पैमाना था, ना वहाँ पर कोई क्राइम करप्शन का मामला था। वहाँ पर बस एक ही मामला था कि जहाँ पर अल्पसंख्यक जो है वो बहुसंख्यक हो गए हैं, वहाँ पर अपने ऑप्शन के तरीके के जगह पर उनको ओवैसी को देखना है, ओवैसी को सामने लाना है। अब ओवैसी देख रहा है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का प्रसीमन है वहाँ पर 100 ऐसे सीट हैं जहाँ पर मुस्लिम वोट्स निर्णायक के तौर पर भूमिका अदा कर सकते हैं। इसलिए ओवैसी आज खुले तौर पे अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताते हुए, मुसलमानों का हितैषी बताते हुए, मुसलमान वोट बैंक का सबसे बड़ा अपने आप को नेता बताते हुए, अपनी पार्टी को मुसलमानों के संरक्षक बताते हुए 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का घोषणा कर रहा है। और बिल्कुल जो प्रश्न आपने किया, बहुत सही प्रश्न आपने किया। ये कौन से अखिलेश यादव हैं? ये वही अखिलेश यादव हैं जो कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए 6-6 हजार करोड़ रुपए हर एक साल अपने उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट में पास कर देते थे। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने, चाहे इनके पिताजी मुल्ला मुलायम हो या अखिलेश यादव हो, इन लोगों ने मुस्लिम वोट बैंक का अपीजमेंट ऑफ पॉलिटिक्स करने का कार्य किया है। इन लोगों ने मुसलमानों के तुष्टीकरण की राजनीति की है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें लगता था कि हम मुस्लिम और यादव MY समीकरण बनाकर यहाँ पर लखनऊ में बैठ जाएंगे और लखनऊ में बैठ करके वैसे ही सैफई महोत्सव कराते रहेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश को लूटते रहेंगे। जब मुसलमान नाराज होंगे तो मुजफ्फरनगर जैसा दंगा करा देंगे, फिर लखनऊ में बैठ जाएंगे और जितने सारे अधिकार हिंदुओं का है वो भी छीन लेंगे। कहीं पर धार्मिक स्थल बने या ना बने, लेकिन तरह तरह के हज हाउस बनाने का काम करेंगे। तो ऑब्वियस सा बात है कि जो कार्य अखिलेश यादव ने अपने काल में मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए किया, आज मुसलमान कैसा है? मुसलमान किसी का सगा नहीं है। मुसलमान वो है जिसको पता है कि हमको भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है। उनसे अगर आप कारण पूछ लें कि आप क्यों भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि वो एक कारण नहीं बता पाएंगे, एक सुटेबल रीजन नहीं दे पाएंगे कि ये पार्टिकुलर रीजन की वजह से हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन उनके मन में बस एक ही बात आज तक है, 2002 का गोधरा का राइट। उसके बाद क्या से क्या हो गया इस देश में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें बहुत आश्चर्य होता है और तकलीफ भी होता है कि वो 2002 के राइट को याद करते हुए आज भी भाजपा का विरोध करते हैं। लेकिन हम 370 और 35A को देखने के बाद, हम भव्य राम मंदिर के निर्माण को देखने के बाद भी खुलकर, और जब हम का बात मैं कर रहा हूं तो हम का मतलब पूरे हिंदू समुदाय का मैं बात कर रहा हूं कि हम खुलकर भी आखिर भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रवादी संगठन का, राष्ट्रवादी पार्टी का समर्थन क्यों नहीं कर पाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कारण ऐसे सारे लोग ही हैं जो कि हिंदू होते हुए भी हिंदू के विचारधारा और सिद्धांतों का विरोध सिर्फ अपने वोट बैंक के पॉलिटिक्स के लिए करते हैं। और आप इस बात को मानकर चलिए कि जब ओवैसी अलग चुनाव लड़ेगा, मायावती अलग चुनाव लड़ेगी, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का जो सपना था, वो सपना एक बुनियादी ढांचा पकड़ने से पहले ही चकनाचूर होकर ध्वस्त हो जाएगा। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, मायावती का जब मैं नाम लेता हूँ तो मैंने बचपन से देखा है। और जब मैं बचपन से कुछ देखने का बात कर रहा हूं तो आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट उत्तर प्रदेश, चाहे वो बिहार हो या झारखंड हो या साउथ में आप कर्नाटका चल जाएं, केरल चल जाएं या आंध्रा चल जाएं, या आप इधर नॉर्थ ईस्ट रीजन में चल जाएं, किसी भी रीजन में चल जाएंगे, मायावती की पार्टी की एक खासियत रही है कि उसके पास बहुत कम ही लेकिन कुछ फिक्स वोट बैंक का प्रतिशत रहा है, जिसका नतीजा आपने देखा होगा कि वो फिक्स वोट बैंक जो है वो किसी भी परिस्थिति में मायावती के साथ खड़ा रहता है। तो ये तो आपको भी पता है, हमको भी पता है, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता को भी पता है कि मायावती उत्तर प्रदेश में आने नहीं जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि जब जो बुआ
बबुआ के साथ 2019 का चुनाव लड़ी थी और उसका नतीजा हुआ था कि बुआ को 10 सीट और बबुआ को 5 सीट आया था लोकसभा में। 80 कंस्टिट्यूएंसीज के जो चुनाव हुए थे, अब वहां पर जब ये लोग अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो ऑब्वियस सा बात है कि वो जो वोट बैंक है, वोट बैंक छत विछत होगा, वो वोट बैंक टूटेगा। और जब वो वोट बैंक टूटेगा तो इस बात को आप मानकर चलिए कि उसका फायदा सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। बुआ को तो कहीं का नहीं रही, लेकिन बुआ इस बात को निश्चित कर रही है, बुआ इस बात को इंश्योर कर रही है कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में बबुआ यानी अखिलेश यादव को भी कहीं का नहीं छोड़ने वाली है। तो आपके कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इस बार मायावती ने अखिलेश के साथ खेला कर दिया है। जो पार्टी सपना देख रही थी कि कम से कम दूसरे नंबर पर तो आ ही सकती है, वो कहीं ना कहीं अब तीसरे नंबर पर जाती दिखाई दे रही है। बिल्कुल हमें ऐसा लग रहा है। हमें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि इन्होंने पश्चिम बंगाल में जो नारा था खेला होबे, तो उसके तर्ज में इन्होंने उत्तर प्रदेश में एक नया नारा, और वो भी कॉपी करके नारा लेने का कार्य शुरू किया कि उत्तर प्रदेश में खेला होई। लेकिन इनको हम बता देते हैं कि बबुआ ये बंगाल ना ह, ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ खेला खेले वाला के खेला खेला दियाला, ये उत्तर प्रदेश है। और इस बात को आप मान कर चलिए कि खेला तो होगा, लेकिन खेला किसके साथ होगा? खेला होई, लेकिन खेला साइकिल के साथ होई। 2017 के चुनाव में जो साइकिल पंचर हो गई थी, वो साइकिल 2022 के चुनाव में चकनाचूर होकर कबाड़ में जाने वाली है। जिस तरीके से आपने देखा होगा सारी की सारी पार्टी मुस्लिमों को लुभाने में लगी है। हर कोई समझता है कि मुस्लिम हमारा वोट बैंक है। आपको क्या लगता है, क्या मुस्लिम केवल एक पार्टी को वोट देगा? क्योंकि आपको 2019 का उदाहरण याद होगा, इमरान मसूद वाला, जब लग रहा था कि इमरान मसूद नहीं हारेगा तो सारे मुस्लिमों ने इकट्ठा होकर फजलुर रहमान को जिता दिया था। बिल्कुल, मैंने आपसे बताया है, बहुत सही बात आपने बताया। इमरान मसूद मुसलमानों के बीच में एक बहुत लोकप्रिय नेता थे, इवन हैं, और इमरान मसूद के जगह पर फजलुर रहमान को चुनाव जिता देना क्यों? क्योंकि मुसलमान इस बात को देख रहा है पैनी नज़र से कि कौन है जो भाजपा को हरा सकता है, उसका कोई अपना नहीं है। मैंने आपको उदाहरण दिया, बिहार विधानसभा 2020 में जो चुनाव हुए थे, लोग बोलते हैं कि हम डेवलपमेंट का बात करेंगे, लोग बोलते हैं कि हम महंगाई का बात करेंगे, हम महंगाई पे वोट देंगे, हम बिजली पानी पे वोट देंगे। योगी जी तो आपको सब कुछ दे रहे हैं, वहाँ पर आप कहने लायक कुछ नहीं है। लेकिन एक बात हमसे बताइए, हैदराबाद का मौलाना बिहार में कौन सा विकास कार्य किया था कि 5 सीट पर उसके प्रत्याशी चुनाव जीत जाते हैं? कहीं ना कहीं इसका मतलब मुसलमान अपना नेता खोज रहा है, और मुसलमान उसी को वोट देने का पक्षधर है जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का कार्य करेगा, जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध और खिलाफत सच्चे मन से करेगा, उसको वो वोट दे रहा है। तो ऐसे लोग, चाहे मायावती जी हों जो दलित और मुस्लिम समीकरण बनाकर चलना चाहती हों, चाहे राष्ट्रीय लोकदल का पार्टी हो जो जाट और मुस्लिम समीकरण को लेकर चलना चाहती हो, चाहे अखिलेश यादव जी हों जो यादव और मुस्लिम समीकरण को साथ में लेकर चलना चाहते हो, या आम आदमी पार्टी का टिकट ब्लैकियर संजय सिंह सुल्तानपुर से आकर जो अभी लखनऊ में बैठा हुआ है दिल्ली से भागने के बाद, जो सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट ऑफ पॉलिटिक्स ही करता है। मुसलमान किसी का सगा नहीं है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो देश के सच्चे हिंदू और राष्ट्रभक्त हिंदू हैं, उन्होंने 2014 के बाद देश का जो छवि देखा, उनको ये बात समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी ही वाकई सही मायने में हिंदुओं की हितैषी पार्टी है, और हिंदुओं के हितैषी के साथ किसी का विरोध नहीं करती है, धार्मिक आधार पर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का बात करती है, और धार्मिक आधार पर हिंदुओं के डेवलपमेंट के साथ साथ हर एक तरीके से वैश्विक स्तर पर भारत का डेवलपमेंट कर रही है। उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में डेवलपमेंट हो रहा है। तो आप इस बात को मानकर चलिए कि मुसलमान तो किसी के सगे नहीं है। मुसलमान हर एक सीट पर, मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ, हर एक सीट पर हो सकता है कि अगर हम 5 विधानसभा का उदाहरण लें तो मऊ में मुख्तार अंसारी को वोट दे दिया जाए, तो बनारस में वही मुसलमान किसी दूसरे को वोट देगा। ये नहीं डिपेंड करेगा कि मुख्तार अंसारी का कौमी एकता दल का ही वोट बनारस में मिलेगा। बनारस में वोट मुसलमान उसको देगा जिसको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये पार्टिकुलर इंसान विरोध कर रहा है। उसके बगल में गाजीपुर में हो सकता है कि मुसलमान अपना कोई दूसरा नेता चुन लेगा। लेकिन अगर हिंदू भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप इस बात को मानकर चलिए कि ये लोग
देश को तोड़ने वाली शक्तियां, राज्य को तोड़ने वाली शक्तियां, मुस्लिम वोट बैंक्स के अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाली शक्तियां 2022 के चुनाव में कहीं नहीं टिकने जा रही है। और एक सन्यासी ने जैसे सत्य करके दिखाया है कि एक सन्यासी कैसे सत्य के मार्ग पर चलते हुए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाकर दिखाया है, फिर से उसी सन्यासी को उत्तर प्रदेश की जनता मौका देने जा रही है। और आने वाले 2022 के चुनाव में योगी जी जब पूर्ण रूप से, पूर्ण बहुमत से चुनाव में चुनकर आएंगे, वहां पर शपथ लेंगे दूसरी बार मुख्यमंत्री का, तो उत्तर प्रदेश विकास की एक नई धारा के साथ देश में आगे बढ़ने का कार्य करेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हुआ है, 5 साल में एक्सप्रेसवे देख लो, काफ़ी काम हुआ, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं ये काम तो हमने शुरू किया था, छोड़कर तो हम ही गए थे, भाजपा तो केवल उनको खाना पूर्ति कर रही है, शुरुआत तो हमने की थी इन काम। कौन सा कार्य का शुरुआत? आप हमसे एक बात बताइए कि आप हमसे बोल दें कि ये काम हम करेंगे, काम वहां पर जीरो हुआ हो। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, अभी दिल्ली में 2 दिन पहले आपने अरविंद केजरीवाल का ट्वीट देखा, उन्होंने बोला था कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। कहीं पर बिल्डिंग नहीं बना, कोई यूनिवर्सिटी नहीं तैयार हुआ और बोल दिया कि देखिए मेरा यूनिवर्सिटी, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो रहा। मैं मानता हूं इस बात को कि जब चुनाव आयोग का घोषणा होता है तो उसके बाद आचार संहिता लग जाता है, जहां पर जिस राज्य में चुनाव होने वाले होते हैं। वहां पर आपने क्या किया, जब आपको पता चल गया कि अब तो चुनाव आयोग घोषणा करने वाला है, उसके 10 दिन पहले आप खड़ा होकर बोल दिए मैं ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, वो काम करूंगा। आप ना जमीन का मापी कराए, ना जमीन का खुदाई किए, ना फार्मर्स से जमीन का अधिग्रहण, ना फार्मर से आप जमीन का अधिग्रहण किए। रोड बनाने का और एक्सप्रेसवे बनाने का बात तो बहुत दूर का बात है, टेंडर वगैरह पास होने का बात तो 2018-19 में शुरू हुआ। लेकिन आप बोल दिए कि आखिर मैंने ये सोचा था। क्या देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता इतनी मूर्ख है? उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को नहीं समझ रही कि अगर उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, फॉर एन एग्जांपल मैं एक बात बता रहा हूं, जिसका 90% काम इस कोरोना काल में भी कंप्लीट हो चुका है और बाकी का 10% कार्य 2 से 3 महीना में खत्म होने जा रहा है, अगस्त या सितंबर में उसका उद्घाटन हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की जनता भी इस बात को समझ रही है कि आखिर 5 साल में क्या काम योगी जी ने किया है, योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक्सप्रेसवे बनाने का क्या कार्य किया है। गंगा एक्सप्रेसवे का आप चर्चा कर लीजिए, कितने परसेंटेज में अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं या समाजवादी पार्टी के किसी भी नुमाइंदे से पूछना चाहता हूं कि किसी भी एक्सप्रेसवे का आप सामने खड़ा होकर बता दें कि कितना % कार्य आपने किया था। अगर 50% से ज्यादा भी कार्य आप किसी एक्सप्रेसवे का किए हैं तो बिल्कुल आपको क्रेडिट दिया जाएगा, हम लोग खड़े होकर आपको क्रेडिट देंगे। लेकिन आप 5% कार्य नहीं किए हैं, किए क्या, आप घोषणा कर दिए। तो घोषणा करने वाले का नाम नहीं होता है। पत्रकार महोदय आप बोल देंगे कि हम आईएएस बन जाएंगे, तो आपके बोलने मात्र से आप या मैं आईएएस नहीं बन जाता हूं। जो मेहनत करता है, जो यूपीएससी क्रैक करता है, उसके ऊपर आईएएस का टैग लगता है। तो वैसे ही डेवलपमेंट का टैग उसके ऊपर लगता है जो वाकई सही मायने में डेवलपमेंट करता है, जो योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया। मैं इस बात को मान रहा हूं कि कहीं ना कहीं कुछ प्रोजेक्ट्स का घोषणा अखिलेश यादव ने कर दिया, लेकिन उस घोषणा पत्र को किसने साकार किया, कौन जनता के सामने ला कर दिया, हम विकास पुरुष उसको बोलेंगे। और ये काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। अब जेवर एयरपोर्ट भी अखिलेश यादव बोल देंगे कि मैं सपने में सोचा करता था कि मैं जेवर जैसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाऊंगा। अरे भैया, जमीन का अधिग्रहण योगी जी के सरकार में हुआ। स्विट्जरलैंड की जो कंपनी कार्य कर रही है वो योगी जी के सरकार में उसको टेंडर मिला। एयरपोर्ट मैन ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है, जो 1987 बैच के आईएएस थे, उनको 2 साल का कार्य का बढ़ावा इसलिए योगी जी ने दिया क्योंकि उनको लगा कि इनके नेतृत्व में अच्छा कार्य चलेगा। तो कार्य जो कर रहा नाम उसका होगा, सिर्फ घोषणा करने से नाम नहीं होगा, काम जो करेगा उसका नाम होगा। और काम योगी जी कर रहे हैं, योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नाम हो रहा है। और यही नाम उत्तर प्रदेश में 2022 में बड़ा काम करेगा।